चलो, जैसा कि हमने आपको बताया था सेशन स्टार्ट होने से पहले कि जो भी लेक्चर्स होंगे मैथ और साइंस के बेसिक से एडवांस, ठीक है, क्यू कंसेप्ट आपको ऑफलाइन के साथ साथ उन लेक्चर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेल करेगा। इसके लिए हमने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आपको आप तक पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है। बस ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपने इस लेक्चर को मिस किया है और आप अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको मूवी लाइक वॉच मत करो। प्रॉपरली आप पेन और नोटबुक लेके बैठिए, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं प्लीज़ उसको 1 बाय 1 करके नोट करें। डेफिनेटली ये आपको आपके सीबीएसई के रिवाइज्ड पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस और उसके प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। एक बात है जो ध्यान में रखना है, जो चूंकि क्यू कंसेप्ट एक प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें, साइंस वाला जो पार्ट है हम बहुत प्रैक्टिकली उसको इन्वॉल्व होके करते हैं और समझते हैं। तो जो पार्ट प्रैक्टिकल होगा उसे हम लैब में करेंगे और फिर हम इस वीडियो के साथ आपको अटैच कर देंगे, तो आपके जो ब्रिज है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम आज फर्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, लेक्चर 1, जो कि इंट्रोडक्टिव पार्ट होगा। ये है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर क्यों आया और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। साइंस का ये जब आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे, सबसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का जो फर्स्ट पेज है, आपको इस पेज पे ये लिखा हुआ मिलेगा, है ना, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज द लिटरेचर। बिल्कुल, पहले इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, थोड़ा आपको वो लगेगा, ठीक है। फिशर बहुत बड़े एक अब समझो, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज साइंस। सबसे पहले तो चूंकि हम लोग आज साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा साइंस का एक डिसिप्लिन आना चाहिए कि साइंस को पढ़ते कैसे हैं। एक्चुअल में साइंस को पढ़ना कम होता है, करना ज़्यादा होता है और उतना ही ज़्यादा समझना होता है, ठीक है। इस वजह से मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा ही आपका अगर तरीका अगर अच्छा है आपको समझने का, तो साइंस बहुत ईजी है, ठीक है। हाँ, ये बात और है कि साइंस के कुछ पार्ट जैसे फिजिक्स, उसमें आपको प्रैक्टिस से ही डील करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रैक्टिस लगेंगे। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस है क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज साइंस, ठीक है। साइंस क्या वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो बेटा, साइंस क्या है, सबसे पहले एकदम क्लियर करो। साइंस जो है हम और आप और आपके चारों तरफ से ये जो दुनिया है, ये सब साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजें साइंस के ही डेफिनेशन के हिसाब से आते हैं, मतलब इसी के ब्रैकेट में आते हैं। कैसे समझा जाएगा? तो साइंस क्या है, सबसे पहले तो ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है। मतलब ये स्टडी है, कैसा है, सिस्टमेटिक स्टडी है। आप इस चीज को समझिए, साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है। लेकिन ये जो सिस्टमेटिक स्टडी है ये किन चीजों का है, ये समझना पड़ेगा आपको। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस जो है किस चीज की स्टडी। अब स्टडी क्या है, सब जैसे साइंस जो है बेटा नेचर, अब है ना, इट इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑब्जर्वेशन। अब इसमें मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मिल्क बॉईल हो रहा है, साइंस है। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, साइंस है, ठीक है। आपको गर्म और ठंडा लगना, साइंस है। फैन का चलना और स्विच ऑफ के बाद भी थोड़ी देर तक चलते रहना, साइंस है। मतलब मैं आपको बताऊं, एक्चुअली वी ऑल आर ट्रैप्ड विद दीज सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है। साइंस से ही हम ट्रैप्ड हैं, या यूँ समझ लिए हमारे चारों ही तरफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक तरीके से पढ़ा जाए तो वही साइंस है। क्लियर? मैं आपको बैठ के क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, साइंस है। समझ में है क्या? हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चूंकि जाहिर सी बात है, तो आप हर एक चीज़ को समझें। तो साइंस क्या है बेटा, एक नेचर बेस्ड स्टडी है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, अब इसमें क्या क्या हमने स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर? एक्सपेरिमेंटेशन बहुत जरूरी है, वरना साइंस जो होगा लिमिटेड हो जाएगा, साइंस जो एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ के लो। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा नेचर बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, मेजरमेंट है किसी चीज का, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, ठीक है, मेजरमेंट। एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये है साइंस।
अब इन चीजों को थोड़ा डेप्थ में समझने की जरूरत है। बेसिकली अभी आप इस चीज को समझिए। तो बेटा साइंस क्या है ना? साइंस को अगर कोई बोले तो आपको बोलना है कि ये बड़े तरीके से, ठीक है, बड़े तरीके से सिस्टमेटिक की मैं बात कर रहा हूं, बड़े अरेंज फॉर्मेट में ये जो आपके चारों तरफ है उन चीजों का ऑब्जर्वेशन ही साइंस है। साइंस आपको किन सवालों का जवाब देता है? एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ब्रॉडली तो मैं सीधे ये बोलूंगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट में समझते हो तो साइंस एक्चुअल में हाउ एंड व्हाई है। हर एक चीज का जवाब आपको साइंस के थ्रू बहुत हद तक मिल जाएगा। हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन, क्यों ऐसा है ना, ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, ये सब आपको साइंस का इसका आंसर मिल जाएगा, साइंस के थ्रू मिल जाएगा। क्लियर? चूंकि मैं एक साइंस का टीचर हूं तो मैं उस पॉइंट में ज्यादा ही बोलूंगा कि चलो ठीक है भाई, आप साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए चीजें कितनी प्रैक्टिकली प्रूवन है। बात समझ में है क्या? सो अगर आपको बड़े ऑर्गेनाइज वे में बोलना है, किसी बच्चों को समझाना है, आपको समझना है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, चारों तरफ, और ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये सब आपके सराउंडिंग है। क्या है? नेचर बेस्ड ऑब्जर्वेशन, कुछ भी हो, क्लाइमेट का चेंज होना, क्लियर, आपको गर्म लगना, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें क्या है? केमिकल रिएक्शंस, ये सारी चीजें क्या है? साइंस है। ठीक है, तो ये जो नेचर बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, फिर इनका एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट, क्लियर, कोई चीज किस हद तक है, उसका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, क्लियर, उसकी काइनेटिक्स क्या है, ये चीजों को समझना ही साइंस है। तो अगर आप इन सभी चीजों को अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में, एक अरेंज फॉर्मेट में नहीं पढ़ रहे हो तो ये साइंस नहीं है। साइंस बोलता है कि मेरे एक सर्टेन डिसिप्लिन है, आप अगर उस तरह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप साइंस पढ़ रहे हो। क्लियर? बस हम डिपेंड इन सभी चीजों को बांट दिए। अगर हम इन सभी चीजों में, अगर हम लोग मैटर में पढ़ने लगे तो इसको हम लोग बोल देंगे केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम बाकी चीजों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सपोज के कुछ फिजिकल मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे फिजिक्स। तो साइंस क्या है? इसी तरह अगर हम लोग कुछ लिविंग क्रिएचर्स पे पढ़ रहे हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट्स बायो। तो डिपेंडिंग ऑन कि ये जो सराउंडिंग में चीजें जो है, वैरायटी ऑफ चीजें जो है, आप किस चीज पे स्टडी कर रहे हो, तो साइंस के फर्दर फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लियर? होप्स यहाँ से क्लियर हो गया। तो साइंस इनफैक्ट कोई सा भी हो बेटा, आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या कोई भी हो, ठीक है, तो या बायोकेमिस्ट्री कुछ भी हो, तो ये सभी आपको हाउ एंड व्हाई का आंसर। अब ये चीजें आपको समझने के बाद शायद ये आपको फिशर की बात समझ में आ जाएगा। फिशर क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स आर नॉट साइंस, फैक्ट्स आर नॉट साइंस। समझे? सपोज कि मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे, है ना, कुछ बैक्टीरिया के कंपोजिशन की वजह से, ठीक है, आपका मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस, स्टैफिलोकोकस, ठीक है, ये हो सकता है। ये सच है, लेकिन समझ में आया क्या? लेकिन क्यों ऐसा हुआ, ये साइंस है। तो हाँ ये सच है, क्लियर, समझ में आया कि हाँ ये सच है कि थ्रू आउट द ईयर समर होता है, विंटर होता है, ठीक है, रेनी सीजन होते हैं, ये सच है, दीज आर द फैक्ट। बट ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो क्यों बात समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये साइंस है। ऐसा हो रहा है ये सच है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज द साइंस। तो वही चीज कह रहा है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस। हाँ ये ऐसा होता है, क्लियर, बिल्कुल वैसा ही एज द, है ना, डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। अब बोलोगे सर डिक्शनरी और लिटरेचर में क्या फर्क है? डिक्शनरी क्या है बेटा? इट इज अ बैंक ऑफ द वर्ड एंड इट्स मीनिंग। वर्ड मीनिंग्स होते हैं डिक्शनरी में, तो ठीक है, एक ही वर्ड के मेनी मीनिंग्स हो सकते हैं। लेकिन लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर में इमोशंस होते हैं, स्टोरी होता है, बात समझ में आया क्या, कंक्लूजन्स होते हैं, क्लियर, पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें आपको जीना होता है, तब जाके आप स्टोरी को, लिटरेचर को आप समझ पाते हो। तो लिटरेचर में जो ये सारी चीजें जो है वो डिक्शनरी में नहीं है। तो यहाँ पर वो जो डिक्शनरी और लिटरेचर को लेकर समझाया है कि जिस तरह से लिटरेचर जो है डिक्शनरी नहीं हो सकता, इसी तरह जितने भी फैक्ट्स हैं वो साइंस नहीं है। फैक्ट ये है कि ठीक है, अभी आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप स्टडी कर पा रहे हो, लेकिन कभी आपने सोचा कि हाउ थिंग्स बीइंग रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड टू यू, ये कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, किस फॉर्मेट में जा रहा है, कोडिंग कैसे हो रही है इन चीजों की, दीज आर द फैक्ट। बात समझ में आया क्या? दीज आर द साइंस। हमें जानना होता है हाउ एंड व्हाई। तो होप सो आपको यहाँ से साइंस से समझ में आ गया होगा। मैं बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्टिव पार्ट है। तो क्या है बेटा साइंस?
साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑल द नेचुरल और मैन मेड फेनोमेना, ठीक है, इन आवर सराउंडिंग, दैट्स इट, खत्म। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली एक अरेंज फॉर्मेट में, एक तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में आप अगर स्टडी करते हैं तो यही है साइंस। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ें आप लिविंग चीज़ों पे पढ़ते हो या नॉन लिविंग चीज़ों पे स्टडी कर रहे हो। होप सो क्लियर है। तो वेल, यहाँ से बातें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले, लेकिन कैसे समझा जाएगा कि केमिस्ट्री में क्या। पहले तो हम इसके ब्रांचिंग कर रहे हैं। तो साइंस की क्या है बेटा, फर्दर ब्रांच है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर मैं ग्राफिकली या पिक्चोरियली अगर रिप्रेजेंट करूं तो मैं ये बोलूँगा बेटा ये ट्री किसका है। सर ये ट्री आप बना रहे हो साइंस का। किसका ट्री बना रहे हो बेटा, ठीक है, साइंस की। अब साइंस की स्ट्रीम में मेनी ब्रांचेस हैं। क्या है बेटा, मेनी ब्रांचेस हैं। क्लियर, एक ब्रांच आपको इधर भी मिलेगा, क्लियर, एक ब्रांच आपको इधर भी मिलेंगे, ठीक है। ऐसा ही और भी ब्रांचेस होगा, ठीक है। तो हम और आप, जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि चलो ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, ये फिजिक्स की बात कर रहा है, क्लियर, ये फिजिक्स की बात कर रहा है, ये बायो की बात कर रहा है, आप ऐसी बात कर सकते हो। और ये क्या है बेटा, केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की। तो क्वेश्चन ये है, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द साइंस, है ना। और हमें जो स्टडी करना है वो करना है केमिस्ट्री को। किसी स्टडी करना बेटा, केमिस्ट्री को। तो मैं इस लेक्चर में बायो और फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। जब ये लेक्चर आएगा फिजिक्स का, जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ज़रूर आइडिया दे देंगे कि फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, साइंस को फिजिक्स में क्यों सेगमेंट किया गया, और इसी तरह बायो। लेकिन आज हम थोड़ा बहुत आपको केमिस्ट्री के बारे में बता देंगे। होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। अब आता है व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत अच्छे से समझो बेटा, ठीक है। आपको अगर कोई किसी ने थोड़ा सा अगर आइडिया लेना हो कि केमिस्ट्री है क्या, क्लियर, केमिस्ट्री को आप सिंपल बोल सकते हो, सिंपल कह सकते हो, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। आप 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ के रखे हो। मैटर क्या होता है, मैटर क्या बेटा सभी को पता है ना, एनीथिंग विच हैज मास, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। और एक दूसरी भी इसकी प्रॉपर्टीज है। अब मास होगा तो डेफिनेटली and it has to occupy certain space, occupy space, मतलब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। भाई मास एक 3D कंटेंट है, बात समझ में आए क्या, मास एक 3D कंटेंट है, वो तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। बात समझ में आए। ये बात और है कि कम और ज्यादा करे। बात समझ में, एक सैंड पार्टिकल का ले लेते हैं, एक बिग प्लैनेट ले लेते हैं, बट है तो मैटर ही। अब क्वेश्चन ये है कि स्टडी ऑफ मैटर। अब आज अभी तक आप लोगों ने 9th वगैरह में क्या पढ़ लिया बेटा, अप टू 9th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ लिया कि हम हर उस चीज को मैटर कहेंगे। एनीथिंग इज सेड टू बी मैटर, एनीथिंग आई सेड, ठीक है, विच हैज सर्टेन मास एंड यू नो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इससे आप क्या कहते हैं, मैटर। लेकिन यहाँ पे हम मैटर को डिफाइन नहीं करेंगे। क्लास 10th में मैटर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैटर की ऐसी किन किन चीजों को पढ़ रहे हैं जिसे हम बोलेंगे केमिस्ट्री। सो स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, क्लियर, एंड प्रॉपर्टीज, along with its transformation, along with its ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ समझा क्या बेटा, हम ये पढ़ने हैं। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री मैटर के कंपोजिशन को स्टडी करता है ना। कोई मैटर किस एलिमेंट से बना हुआ है, वुड है तो किससे बना हुआ है, वाटर है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कैसे कंपोजिशन है, बात समझिए, किस रेशियो में वो कंबाइंड है। तो ये चीजें, ये जो कंपोजिशन है, और फिर वो उसकी ज्योमेट्री कैसी है, बेंट है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इसका स्ट्रक्चर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑल्टर कर रहा है, यस और नो। तो ये स्ट्रक्चर, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कितना हार्ड है, क्लियर, कितना उसके अंदर सोनोरिटी वाली प्रॉपर्टी है कि नहीं, लस्ट्रस है कि नहीं, मैलेबल है कि नहीं, डक्टाइल है कि नहीं, ठीक है। आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कितना रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, क्लियर,
किस टेम्परेचर पे कितना रिएक्शंस है ना उसके विग्रस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें अलॉन्ग विथ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को लेके मैं 1 मिनट में कुछ बोलने वाला हूँ। सर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझा बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, आपने वो पढ़ा है ना, सुना भी है, एक बहुत फेमस फॉर्मूला है ना आइंस्टाइन का, E इज इक्वल टू mc²। बेटा सी क्या है, सी तो एक कांस्टेंट है ना, स्पीड ऑफ लाइट, ये तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो ही चीज आपस में एक दूसरे को है ना, आपको पता है ना, तो कांस्टेंट निकाला तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है बेटा, एनर्जी मास में और मास एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब और आपको यहाँ पे मास की बात करो तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। लवोइजियर ने क्या कहा था, है ना, मास, ये पूरे यूनिवर्स का मास क्या है, कंजर्व है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो एक बात समझ में आता है कि मास तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा, ये किसी अनदर फॉर्मेट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें एनर्जी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, तो वही है, मास कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एनर्जी में। आप 10 केजी लकड़ी को जलाने के बाद, वुडन ब्लॉक को जलाने के बाद 10 केजी तो आपको एशेज मिलेंगे नहीं। क्लियर। तो क्वेश्चन है कि इतना ज्यादा मास फिर किधर गया, तो जाहिर सी बात है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और वो एनर्जी कुछ भी हो सकता है, लाइट, हीट एक्सेट्रा। बात समझ में आया क्या। तो वही चीज कहा जा रहा है कि कोई मैटर किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, दैट इज व्हाट, केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री क्या है, सिर्फ आपको याद रखना है, इट इज ए स्टडी ऑफ मैटर, इसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और इसके ट्रांसफॉर्मेशन के ही स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर है, ठीक है। इस मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी प्रॉपर्टीज, जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं, इनके स्टडी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। होप सो आपको साइंस के बाद केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा। आपको मैं बस थोड़ा याद दिला दूं, मैटर आपने वही टर्म पढ़ा हुआ है बेटा, मैटर, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, वही जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। क्लियर, याद है ना, कुछ ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा था, अगर आपको याद है, कुछ ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा था कि भाई मैटर जो है ना, 5 तत्व से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से, है ना, उसमें अर्थ है, फायर है, क्लियर, स्काई है, एयर है, सॉइल है, ये सारी चीजें जो हैं आपको, ये 5 तत्व से जो बनने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एलिमेंट्स। हर एक चीज जो है, उनका कहने मतलब है कि मैटर है तो ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। क्लियर। लेकिन धीरे धीरे फिर चीजें और भी एडवांस होती गई, चीजों को और भी प्रूवन वे में स्टडी किया जाने लगा, ठीक है। तब जाके समझ में आया कि नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, सीधा ये कहते हैं कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिस किसी के पास भी मास होगा, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और यही मैटर की आइडेंटिटी है। इसी को ही और आपको मैं बता दूं, ऐसी रेयर चीजें हैं आपकी सराउंडिंग में जो मैटर नहीं है, रेयर चीजें हैं। हर एक चीज मैटर, आप अपने चारों तरफ देखो, ठीक है। कुछ चीजें ही हैं जो मैटर नहीं है, वो है आपके इमोशंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, क्लियर। ये सभी जो है, ये जो दुख है ना, ये जो दुख है, ये जो पेन है, ये मैटर नहीं है, क्योंकि इसका कोई क्वांटिटी नहीं है, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। क्लियर। मैं आज बहुत खुश हूं तो मेरा वजन आज 90 kg है, ठीक है, और कल मैं सैड हो जाऊंगा तो मेरा वजन है ना 150 kg हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका खुशी और गम से मेरे मास का कोई लेना देना नहीं है, और नहीं स्पेस का कोई लेना देना नहीं है। तो इमोशन इज अ नॉन मैटर। बात समझ में आई आपको, होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली अगर हम मैटर की बात करें तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज ए मैटर। लेकिन हम यहाँ पे मैटर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री में, यहाँ पे हम मैटर को डिफाइन नहीं करेंगे, वो अप टू 9 तक हो गया। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, विच इज से केमिस्ट्री। सो होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं। वेल, चलो, जैसा कि हमें पता है कि हम जो भी चीज़ सीखते हैं उस पर थोड़ा सा एसएटी कर लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा और समझा है उस पर एक छोटा सा असेसमेंट कर लेते हैं, देखते हैं हमने कितना समझा है, ठीक है। साथ ही साथ फिर इसी तरह जहाँ जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल से होगा हम वो भी करेंगे, और उसके लिए हम लैब में जाएंगे, ठीक है। वेल, सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा,
नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैटर में क्या होता है और क्या नहीं। तो मैटर में मैटर होने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? मास। और मास होगा तो स्पेस ऑक्यूपाई होगा ही। मास होगा तो बेटा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही, चाहे वो स्पेस कम हो या ज़्यादा हो, बट करेगा। तो ये बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिटी हो गया मैटर होने के लिए। अब समझ में आ रहा है मुझे और हमारे आपको कि अभी तक हमने क्या समझा है। तो क्या एयर एग्जाम्पल नहीं है मैटर का? बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक बैलेंस्ड बीम लें, एक तरफ से एक ऐसा बलून रखे, एकदम फ्रेश बलून, इसमें कोई एयर फिल नहीं है, और दूसरी तरफ सेम आइडेंटिकल बलून से रखें बट उसमें एयर फील्ड हो, तो आप देखेंगे ये बीम जो है इस तरह से बेंड हो जाएगा, इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। तो इससे ये क्या बताता है? ये बताता है कि भाई एयर में मास है, उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है और मास है, इसकी वजह से टिल्ट हो गया। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज मिल रही है, तो डेफिनेटली ये एक मैटर है। लाइट की बात करते हैं, आप जहाँ कहीं पर भी हैं वहाँ पर से लाइट कम ज़्यादा हो जाए तो वो जगह कम और ज़्यादा नहीं होता, मतलब स्पेस कम और ज़्यादा नहीं होता। बात समझ में आए क्या? इसी तरह तो एक चीज़ जो अपने को चाहिए वो क्या है बेटा? लाइट। लाइट इज़ नॉट अ मैटर। बेटा ये एक आप समझ के लो। अब इसमें हम लोग जाएंगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर, वन बाय वन करके, जैसे अभी हमने आपको बताया है इमोशन इज नॉट अ मैटर। सिमिलरली लाइट को फिर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे उधर प्लैंक्स की थ्योरी में, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। फिर वाटर एंड स्टोन, ये तो वेल नोन है कि भाई ये मैटर ही है, क्योंकि इनकी विजिबल आपको क्वांटिटी दिख जाता है, पर साफ इसमें विजिबिलिटी है, क्लैरिटी है कि भाई ये मैटर ही है। चलो जंप टू द नेक्स्ट वन। ओके, अकॉर्डिंग टू द बेसिक फंडामेंटल द टू इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, दो इसेंशियल, उसी की तो बात कर रहे हैं, है ना। एक क्या होना चाहिए बेटा? मास, है ना। अरे मास एक क्वांटिटी है। मास क्या बेटा? एक क्वांटिटी है। मास क्या है? क्वांटिटी। जबकि वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। वेट एक फोर्स है ना, डाउनवर्ड फोर्स हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। हालांकि मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये है ना, ये एक क्वांटिटी है जो किसी को बताता है कि हाउ मच, कोई भी चीज कितनी ज्यादा, दैट इज द मास। मास एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड वेट। वेट तो होगा नहीं बेटा, है ना। डेंसिटी एंड शेप। तो अपना आंसर क्या है सर? मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम ही क्या बेटा? वॉल्यूम ही का मतलब क्या हो गया? स्पेस। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया बेटा? स्पेस। जो भी चीजें जगह ले, दैट सिंपल। मास तो आपको यूनिक आइडेंटिटी मिल गया। वेल, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर। जो पहले के जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया था? तो मैंने आपको बताया था ना बेटा, पंच तत्व। क्या बताया था, है ना, 5 एलिमेंट्स। तो पंच तत्व में आपको मैंने बताया, अब वो पंच तत्व 5 एलिमेंट्स आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बस जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि पहले जब साइंस और केमिस्ट्री इस लेवल की स्टडी नहीं हो पाई थी, इतना एडवांस नहीं हो पाया था, तो लोग मैटर को कैसे डिफाइन करते थे। उनका कहने का मतलब यह था कि हर वो चीज़ मैटर होगा जो ये 5 बेसिक एलिमेंट से बना होगा। तो वो बेसिक एलिमेंट्स क्या थे? क्या वो अर्थ था? ऑफ कोर्स। वाटर, लाइट, हीट, एनर्जी। देखो हीट और एनर्जी तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये नहीं होगा। एयर, स्काई, स्पेस, है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं, ये मैटर के डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वेल, अब आते हैं हम अर्थ, है ना, फायर, मेटल्स, गैसेस, लिक्विड, बिल्कुल नहीं, क्लियर। मेटल्स और यहाँ पे आप अर्थ में देखेंगे दोनों ही सॉलिड स्टेट में आ गए। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये वो 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। आपने वो सुना है ना, अग्नि, वायु, हवा, है ना, जल, ये सब के सब किस में आ जाते हैं बेटा? ये आपको 5 बेसिक एलिमेंट्स में आते हैं। पहले के फिलोसफर्स केमिस्ट्री को कुछ ऐसा ही, इनफैक्ट मैटर को वो कुछ ऐसे ही डिफाइन करते थे। वो तो बाद में जब मॉडर्न केमिस्ट्री आया, ठीक है, तब हमने बताया कि अच्छा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, हम 2 आइडेंटिटी जो कॉमन है वो बताते हैं। वन इज व्हाट, कि कोई भी चीज़ मैटर होगा, एनीथिंग दैट हैज सर्टेन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। कुछ भी। बात समझ में आया क्या? खत्म। वेल, नेक्स्ट पॉइंट आता है, which ancient civilization had a classification of matter similar to that of the Indians, है ना। अब इंडिया के जैसा ही और कौन एंशियंट जो थे वो कहाँ के थे जो करीब करीब उनका भी क्लासिफिकेशन मैच करता था, ठीक है। वो कहाँ के थे बेटा? मैंने अभी आपको बताया भी है, ग्रीक से थे, क्लियर, ठीक है। ब्राहे वगैरह आपको याद होगा। वेल, अब आता है नेक्स्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट, ठीक है,
क्लासिफाई मैटर, ये तो आपको एंशिएंट का हमने अपने बता दिया 5 बेसिक एलिमेंट्स में। मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया, उन्होंने कहा क्या इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया? नहीं। तो हमें क्या करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन, किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन इट स्टेट्स ओनली, सॉलिड लिक्विड गैसेस, बिल्कुल नहीं। इट्स ए साइज एंड शेप, ठीक है, नहीं। इट्स ए एनर्जी एंड वेट, नहीं। अब आपको समझना पड़ेगा कि किस किस चीज पे मैटर को क्लासिफाई किया। तो बेसिकली इट्स ए फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बहुत थोड़ा आपको अलग अलग से मैं बता देता हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एनर्जी एंड वेट, शेप एंड साइज, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और इट्स स्टेट्स ओनली, ऐसा भी नहीं। स्टेट ओनली पे जाएंगे, देखो बेटा मैटर को क्लासिफाई करेंगे अगर स्टेट बेसिस पे तो आपको सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस मिलेगा। मतलब फिर मतलब जो आपका इस रूम टेम्परेचर पे अगर आप स्टेट देखेंगे तो सॉलिड, मत भूलो प्लाज्मा भी आपने 9th में पढ़ के रखा है, BEC 5th स्टेट ऑफ मैटर भी पढ़ के रखा है, बोस आइंस्टीन करने से। तो बेस्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे उन्होंने क्लासिफाई किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मास क्या है ना, मास की बात कर रहे हैं, स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना वॉल्यूम है। केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी मैटर को क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे अभी मैं आपको दोनों ही का अच्छा एग्जांपल देता हूं, तो अपना बेस्ट आंसर क्या होगा, है ना, फिजिकल। आप क्वेश्चन है कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ एग्जैक्टली, कोई चीज सॉलिड है तो वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन हेल्ड, वी कैन होल्ड एज वेल, ठीक है। अच्छा लिक्विड है तो होल्ड तो नहीं कर सकते, बट ठीक है, वी कैन टच, वी कैन सेंस, ठीक है। गैसेस में इवन यू कैन नॉट टच, बात समझ में आए क्या, आप बस उसको फील कर सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी आप मैटर को क्लासिफाई कर सकते हो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन मैटर अगर, चलो ठीक है, ये फिजिकल सेंस हटा देते हैं, तो केमिकली कैसे? जैसे अभी आपको पढ़ोगे एक चैप्टर है आपके में केमिस्ट्री में, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो मैटर को टेस्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है ना, कि कौन सार इन टेस्ट है, कौन बीटर इन टेस्ट है, बात समझ में है क्या, कौन टेस्टलेस है। तो उनके केमिकल कंपोजिशन पे भी, है ना, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी मैटर को क्लासिफाई किया गया। सो बेस्ड ऑन, अब आप देखोगे कि मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है। तो हम आ गए वहां से ये समझने के लिए। सबसे पहले कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि एयर में मास होता है कि नहीं। चलो इसे चेक करते हैं। पहले से हमने सेटअप करके रखा है ताकि आपका टाइम बच सके। फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक बीम बैलेंस बनाया हुआ है, ठीक है, ये पूरा बीम हो गया और ये बैलेंस है। हमने यहाँ पे 2 आइडेंटिकल बलून लिया हुआ है और ये ऑलमोस्ट एकदम सेम है। क्लियर? अब हम एक को एम्प्टी रखेंगे और दूसरे में एयर फिल करके देखेंगे क्या ये टिल्ट होता है। अगर टिल्ट होता है इसका मतलब उसमें मास है तो क्या होगा, m/g डाउनवर्ड ग्रेविटी विच इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर लगा होगा, मतलब वेट। क्लियर? तो चलो टेस्ट करते हैं। फिलहाल अभी ये क्या है बेटा, पूरी तरीके से बैलेंस है। क्लियर? अभी हम इसको देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से बैलेंस है। तो किसी एक में एयर फिल करते हैं। वेल, तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम किसी एक को लेते हैं और उसमें एयर फिल करते हैं। वेल, अब मैं इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ ताकि इसमें से एयर ना निकले। चलो अब इसे रिलीज करते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या इसमें, ठीक है, इसमें थोड़ा ये जो हो रहा है वो टच हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा क्या कर लेता हूँ, देखो अब ये टच हो रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम इसमें फोल्ड कर देते हैं ताकि ये आपको फ्लोटिंग में ज़्यादा समझ में आ पाए। क्लियर? ये आपको फ्लोटिंग में ज़्यादा समझ में आया कि एयर में भी मास होता है। इसका अगर मास है एयर में तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बेटा, ये जो बलून है विच इज फिल्ड विद एयर, इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और अगर इसमें मास है तो डेफिनेटली ये टिल्ट होगा। क्लियर? अब आप देख पा रहे हैं कि टिल्टेड है। इसका क्या मतलब होता है कि एयर में मास है। क्लियर? मतलब एयर इज अ मैटर। समझ में आ रहा है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज व्हाट, मैटर। होप्स आपको ये चीजें समझ में आया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। चलो यहां तक तो चीजें क्लियर है, यहां पर से अब हम नेक्स्ट चलेंगे। वेल, अब फर्स्ट लेक्चर के इस पार्ट में देखते हैं कि क्या क्या है। अब आप यहां पर से थोड़ा सा चैप्टर के कोर्स में एंटर कर रहे हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग समझेंगे बेटा, देखो चेंज जो है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा चेंज क्या होता है। ठीक है, चेंज को अगर ब्रॉडली समझाए तो क्या बोलेंगे बेटा, लूजनिंग ऑफ, है ना, लूजनिंग ऑफ ओरिजिनल आइडेंटिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट, मैटर, सब्सटेंसेस अगर अपनी आइडेंटिटी लूज करता है, अगर अपनी आइडेंटिटी लूज करता है, ठीक है, तो वो चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। मेरे में दो टाइप की चेंज है, एक है परमानेंट चेंज, एक है आपका परमानेंट चेंज। जैसे बोलो आपके चेंज इन द हाइट, परमानेंट चेंज हो गया। लेकिन कुछ चेंज ऐसे हैं, ठीक है, जो रिवर्सिबल हो सकते हैं। जैसे, है ना, डाइजेशन, अब सपोज कि मैंने खाना खाया है, वापस से फिर से खाना खाएंगे तो ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि कुछ रिवर्सिबल है, जैसे कि बार बार नेल्स का बढ़ जाना, तो फिर से कट करेंगे, फिर से नेल बढ़ जाएगा। तो आप इसी तरह समझिए कोई भी चीज़। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि चेंज क्या है।
कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंसेस, कोई भी मैटर जब अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को छोड़कर टेम्परेरी ही सही, परमानेंट ही सही, जब एक नई आइडेंटिटी को अक्वायर कर लेगा तो हम इसे हम चेंज कहेंगे। अब चेंज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। टेम्परेरी हो सकता है, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? चेंज जो होगा वो टेम्परेरी हो सकता है, चेंज जो है वो परमानेंट हो सकता है, चेंज जो है बेटा वो है ना रिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, नॉन पीरियोडिक हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है। बात समझ में आया क्या? तो बहुत टाइप के चेंजेस होंगे। फिलहाल अभी हम ये समझते हैं टेम्परेरी चेंजेस। टेम्परेरी चेंजेस जैसे अभी अच्छा जो टेम्परेरी चेंजेस हैं बेटा वो सभी क्या होते हैं बेटा? रिवर्सिबल। क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या बेटा? रिवर्सिबल, है ना। अब ऐसे चेंज को आप क्या बोलने वाले हो? फिजिकल चेंज। ऐसे वाले चेंज को क्या बोलेंगे बेटा? फिजिकल चेंज। यहाँ पे अभी अच्छा एग्जांपल है, अभी हम समझेंगे। इसी तरह अगर कोई चेंज एकदम परमानेंट हो जाए तो ये कैसा होता है? ये बेटा इरिवर्सिबल है ना। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो इजी, क्लियर बेटा? ये किस टाइप का चेंजेस है? इरिवर्सिबल चेंजेस है आपको, ठीक है। ये जो है आपका इरिवर्सिबल चेंज है। और इरिवर्सिबल कैसा चेंज है बेटा? केमिकल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज कैसा है? केमिकल चेंज है। अब ये समझना है और से देखो छोटा सा टिप्स ले लो, क्योंकि हम फाउंडेशन पढ़ा रहे बेटा, है ना। आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए। सपोज के कोई भी ऐसा प्रोसेस जो सब्सटेंस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, जो सब्सटेंसेस का स्टेट बदलता हो। सर आप क्या बता रहे हो? बेटा मैं वो बता रहा हूं जो आप पढ़ के आए क्लास 9th में। आप पढ़ के आए हो कन्वर्जन ऑफ स्टेट। क्या पढ़ के आए? आपने पढ़ के आया ना कि सर हम आप पे पढ़ के आए हैं मेल्टिंग करके आया बेटा, मेल्टिंग, है ना, स्टेट कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद आप क्या करके आए बेटा? फ्रीजिंग। क्या पढ़ के आया बेटा? उधर से आपने फ्रीजिंग पढ़ के आया, आपने कंडेंसेशन पढ़ के आया, आपने कंडेंसेशन पढ़ के आया, ठीक है। बॉइलिंग पढ़ के आया आपने, या वेपोराइजेशन। बोलो बात समझ में आ रहा है? इसी तरह आपने दूसरे प्रोसेस क्या पढ़ के आया बेटा? सब्लिमेशन पढ़ कर आया। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो जितने भी प्रोसेस आप पढ़ते हो ये सारे कैसे हैं? ये सारे रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ये सारे के सारे सिर्फ किसी भी सब्सटेंसेस के स्टेट को कन्वर्ट कर रहा है। सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर वापस से डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड, डायरेक्ट सॉलिड से गैस हुआ। तो सब ये सभी, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? डायरेक्टली सारे के सारे क्या है? फिजिकल चेंजेस हैं। ये सारे के सारे अच्छे एग्जांपल किसके हैं बेटा? फिजिकल चेंजेस। मतलब आप समझिए दीज ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो फिजिकल चेंज में हेल्प कर रहे हैं। अब फिजिकल चेंज को थोड़ा सा और ब्रॉडली और खूबसूरती के साथ समझते हैं कि सर अगर हमें एग्जामिनेशन में लिखना होगा तो हम कैसे इसे लिखेंगे। तो आप इसे बहुत अच्छे फिजिकल चेंजेस के बेटा कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो समझ लो, अगर वाटर का फॉर्मूला H2O है ना, तो फिर चाहे ये वाटर आइस के फॉर्म में हो, सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, इसके फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सबसे फिजिकल चेंज की आइडेंटिटी क्या है बेटा? है ना, नेवर चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन कभी भी ऑल्टर नहीं होगा फिजिकल चेंज में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी चेंज नहीं होगा। सर दूसरी बात बताते बेटा, देखो दूसरी बात, दूसरा क्या हो सकता है बेटा? दूसरा ये है, अब प्लीज इसको अच्छे से समझिए। दूसरे चेंजेस जो होंगे, दूसरे चेंजेस किस टाइप के हो सकते हैं? लाइक क्लियर? ये जो चेंज होंगे बेटा ये रिवर्सिबल होंगे, रिवर्सिबल चेंजेस होंगे। क्लियर? मान लीजिए कि आपने किसी आयरन के रॉड को बेंड कर दिया, फोर्स लगाकर आपने उसे बेंड कर दिया, वापस से उसे सीधे कर दो। तो बेंड करने से क्या होगा? उसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन चेंज होगा। क्लियर आया समझ में?
वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सो चेंज इन द शेप, चेंज इन द स्ट्रक्चर, ठीक है, इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो वापस आप उसको फोर्स लगा के सेम, तो कंपोजिशन नहीं बदला, वो आयरन का रॉड बेंट में भी आयरन ही था। क्लियर? सो रिवर्सिबल चेंजेस है। दूसरा, क्लियर, इस टाइप के चेंजेस जो है, जो आपके रिवर्सिबल चेंजेस हैं, आप इस चीज को समझ के लीजिए, ठीक है। वेल, रिवर्सिबल। अब जो तीसरा आ जाएगा, ये कैसा चेंजेस है बेटा? टेम्पररी। आप इसे ऑलरेडी देख चुके हैं, किस टाइप के चेंजेस है, मोस्टली कैसे होते हैं? टेम्पररी। अरे बेटा, अगर आपने आइस को मेल्ट करके पानी बनाया तो वापस से इसको आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बस में फ्रीज कर देंगे वापस से, तो फिर से ये किस टाइप का चेंज हो जाएगा? तो मतलब केमिकल कंपोजिशन का ना बदलना, ठीक है, नेवर चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, साथ में ये टेम्पररी है ना, ये रिवर्सिबल। आप इस चीज को 1 by 1 करके याद रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें मास्टर कर लिया ना, फिर आपको मजा आए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको हर जगह देखना है, चेक करना है केमिकल चेंज करने के लिए, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, वो ये है, क्या कोई न्यू प्रोडक्ट बन रहा है? नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कोई नए प्रोडक्ट नहीं बन रहे भाई, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। आया क्या समझ में? तो अब आप अगर आप समझ गए कि फिजिकल चेंज क्या है बेटा, कभी कंपोजिशन नहीं बदलेगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतना ही रहेगा, बॉन्ड नेचर वगैरह सारी चीजें समझ में आया क्या? ऑलमोस्ट समझो कि नंबर ऑफ एटम्स जो है, जो केमिकल के कंपोजिशन है, वो कभी नहीं बदलने वाले। वो चेंज टेम्पररी होगा, रिवर्सिबल होगा, और साथ ही साथ कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक और थोड़ी सी बात याद रखना है, एनर्जी इमिट और एनर्जी का इमिशन हो या एनर्जी का कंजप्शन हो, इस टाइप के चेंज में कहीं कहीं पे ऑलमोस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, इधर कंबशन ऑफ वुड, कंबशन ऑफ एनी फ्यूल, ठीक है, वो सभी क्या है? अच्छे एग्जाम्पल है किसके बेटा? ये सभी अच्छे एग्जाम्पल है किसके? केमिकल चेंज के। क्यों है सर केमिकल चेंज के अच्छे एग्जांपल? समझते हैं बेटा। जब भी आप अभी अच्छे से समझो, फर्स्ट वाला, क्लियर? जैसे भी मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे कार्बन कंबस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? कार्बन। कोई भी फ्यूल क्या है? कार्बन। चलो एक किसी भी, चलो एक वैक्स का एग्जांपल लेते हैं। बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है? बहुत अच्छे से समझना। अभी मैंने आपको बताया बर्निंग ऑफ वैक्स इज ए केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। आइस, अभी मैंने आपको बताया ना बेटा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज व्हाट? फिजिकल। वो बस अपनी स्टेट बदल रहा है। बट का वैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C25H52। अभी आप जाके पढ़ोगे, एल्केन पैराफिन से है ये, ठीक है। वहां पे देखोगे, अगर मैं इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में जलाऊं, अगर मैं इसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में जलाऊं तो क्या देगा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला है, क्लियर? आपको वाटर देगा, और साथ ही साथ एनर्जी का इमिशन होगा। बात समझ में आई क्या? बैलेंस हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है, यहाँ पे 25 कार्बन है, यहाँ पे भी आप 25 कार्बन कर दो, क्लियर? तो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आपको 25 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपको यहाँ पे 50, और इधर हो जाएंगे हाइड्रोजन कितना? 52। तो आप यहाँ पे ले लीजिए 26। मैं थोड़े से स्पेस दे देता हूँ तो आपको समझते आएगा, ठीक है। तो ये मैंने 26 टू जा आपका 52 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया बेटा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? अब 50 और ये तो हो जाएगा आपका 76, क्लियर? 76। अब आपने देखा क्या? सो कंबशन ऑफ वैक्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक नए प्रोडक्ट दे रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है। तो एनर्जी का इमिशन, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। बात समझ में आ रही है? तो सबसे फर्स्ट क्या है बेटा? केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। यहाँ पे आपका एक पैराफिन से है, यहाँ पे ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोई पैराफिन से है ही नहीं। बात समझ में क्या? वाटर बन रहा है, क्लियर? ये भी आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे लिखते नहीं, समझते हैं क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है? यस, हो रहा है। फर्स्ट वाला पार्ट केमिकल। दूसरा, क्या ये रिवर्सिबल है? नहीं, ये इरिवर्सिबल है ना? क्या है बेटा? यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। और दूसरा क्या है? ये इरिवर्सिबल है। तो आप चीजों को समझो, यहाँ पे क्या है बेटा? ये आपका रिवर्सिबल है, और ये क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल होगा।
समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अनदर थर्ड वन, ये टेम्परेरी है, ये कैसा चेंजेस होगा? ये ऑलमोस्ट परमानेंट चेंजेस है ना? ये आपको परमानेंट चेंजेस है बेटा। एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसको वापस से आप अनडाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह एक बार पेपर को जला दिया तो जो आपको एशेस मिलेंगे वापस उस ऐश से पेपर नहीं मिल सकते, लेकिन आइस को मेल्ट करके अगर पानी बनाया तो वापस इस पानी को आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट्स वाई ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। अच्छा, नाउ द फोर्थ वन, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बल्कि यहाँ पे नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड विथ न्यू आइडेंटिटी, है ना? विथ न्यू आइडेंटिटी। क्लियर? जैसे यहीं पर देख लो, ये जो जल रहा है आपका क्या है? कार्बन। कार्बन को आप किसकी प्रेजेंट में जलवा रहे हो? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ज्यादा एनर्जी। अगर एरोबिक रेस है ना, अगर कंबशन ऑफ ये अगर ये जो वुडन ब्लॉक है अगर ये एक्सेस ऑफ एयर में जलता है तो CO2 बनेगा। अगर एयर अगर लिमिटेड है तो फिर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। खैर डिटेल में जाएंगे बाद में, अभी समझ में आया बेटा? सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। ये चेंज कैसा है बेटा? इरिवर्सिबल है और परमानेंट चेंज है, और साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पे क्या लिखा हुआ बेटा? नो न्यू प्रोडक्ट। इधर क्या लिखा हुआ है? नो न्यू प्रोडक्ट। और इधर क्या होगा? न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं। बोलो बात समझ में? और न्यू प्रोडक्ट के साथ ही साथ यहां पे मोस्ट ऑफ केमिकल चेंज में जो होता है बेटा, जो एनर्जी है वो दोनों होता है। या तो एनर्जी इमिट होता होगा, एनर्जी का इमिशन हो रहा होगा, या फिर एनर्जी कंज्यूम हो रहा होगा, या एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी हो रहा होगा। होप सो आपको चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब आप क्लियरली है ना इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, व्हाट आर फिजिकल चेंज और व्हाट आर। प्लीज 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 नोट क्या करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम जंप करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। वेल, अब अगर आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बहुत अच्छे से समझ गए बेटा, कोई भी एक चेंज समझा तो जस्ट उल्टा इसका क्या है? केमिकल चेंज। सब अब मैं केमिकल चेंज की बात करता हूँ। एक नए प्रोडक्ट बन रहे हैं विथ न्यू आइडेंटिटी, और साथ ही साथ केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है, और रिएक्शन ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है, और एनर्जी का या तो इमिशन होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होंगे। मतलब केमिकल चेंज जो होगा या तो एंडोथर्मिक हो सकता है या तो एक्सोथर्मिक होगा। अभी हम लोग जाके वहां पे पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जहां पे इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा एंडो और एक्सोथर्मिक ऑफ रिएक्शन में, तब जाके हम लोग समझेंगे। वो सेकंड लेक्चर का पार्ट है। फिलहाल अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। इसको पहले हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें पानी बनाना है, तो चले हम लैब के अंदर और वहां पे हम ले लेंगे बेटा एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन गैस, और एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन गैस ले लिया, और आपने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले लिया, और बात समझ में आया क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया है और आपने इन दोनों को मिला दिया। शुरू में तो हीट एब्जॉर्ब होगा क्योंकि हीट लगता है, क्लियर, बॉन्ड तोड़ने के लिए, और बाद में क्या बनेगा आपका? वाटर बनेगा, H2O, विच इज इन लिक्विड स्टेट। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अब मेरे को बस इतना बताना है आपको कि हमने क्या लिया था बेटा? गैस। यहां पे भी क्या लिया? गैस। बना क्या बेटा? लिक्विड। सुन के लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिया था क्या बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा होता है? H और H, है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा बेटा? O और O, मतलब डबली कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड होगा विथ 106.7 डिग्री एंगल, विच इज ये है आपका H2O। अब जानने वाली बात ये है, अगर आप देखेंगे इनकी ज्योमेट्री को, तो क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, मतलब कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स दिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक अच्छा एग्जांपल है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के फंडामेंटल्स को समझते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन का फंडामेंटल्स को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन के फंडामेंटल्स क्या है ना, इसके फंडामेंटल्स क्या है। फंडामेंटल्स सबसे पहले देखते हैं कि वन वाटर मॉलिक्यूल्स बनने के लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए बेटा? 1। और जबकि हम गैसेस लेते हैं हमेशा O2, 2 लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जरूर ये बॉन्ड टूटा होगा, है ना। क्या हुआ होगा बेटा? जरूर ये बॉन्ड टूटे होंगे। मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है?
ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, है ना, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स मतलब पहले के बॉन्ड टूटेंगे, पहले वाले बॉन्ड क्या होंगे बेटा, टूटेंगे। पहले के बॉन्ड कौन है, केमिकल बॉन्ड होंगे, है ना, क्या केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वैन डर वाल्स बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बहुत सारे बॉन्ड है। फिलहाल यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, वो टूट रहे हैं क्योंकि वो बिना टूटे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब तक टूटेगा नहीं तो दो हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, H2O1 कैसे मिलेगा, आप समझ रहे हो। तो ये बॉन्ड टूटना जरूरी है। जब ये बॉन्ड टूट गया तो अब आप देख पाएंगे कि ये जो दो हाइड्रोजन है, ये जो दो हाइड्रोजन है उसको एक ऑक्सीजन दे दो तो H2 और O मिलके आपको 1 वाटर मॉलिक्यूल्स बना देगा, क्लियर। लेकिन ये दूसरा वाला हाइड्रोजन रह जाए, दूसरे वाले ऑक्सीजन रह जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे ऐसे दो दो हाइड्रोजन, है ना, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लिए, मतलब एग्जैक्ट एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ले लेंगे, क्लियर। इसका मतलब यह है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2O और दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दूसरे को लेकर दो दो वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, मतलब ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बन जाएंगे बेटा, आपके पास दो बन जाएंगे। ऐसा ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो आपको दो बन जाएगा, क्लियर है। तो फर्स्ट में क्या हो गया बेटा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, पहले के पुराने जो बॉन्ड है, पुराने जो संबंध है, ठीक है, वो टूटेंगे, वो टूटना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, रीअरेंजमेंट, क्या हुआ, रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, एटम्स के रीअरेंजमेंट हुए, है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के क्या हुए बेटा, रीअरेंजमेंट हुए। मॉलिक्यूल्स क्यों बोल रहा हूं, अभी कुछ कुछ जगह जाके देखोगे सल्फेट कार्बोनेट वगैरह, वहां पे समझ में आएगा। इनका रीअरेंजमेंट होना बहुत जरूरी था, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि दो हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन चाहिए, तो रीअरेंजमेंट हुआ ना, क्लियर है ना बेटा, बहुत अच्छी बात। तो ये रीअरेंजमेंट हो गया आपका। अनदर थर्ड वन, पुराने बॉन्ड टूटे, रीअरेंजमेंट हुआ, ये दोनों किधर हुआ बेटा, एरो से इस तरफ, मतलब रिएक्टेंट साइड हुआ, किस तरफ हुआ, रिएक्टेंट साइड ही हुआ। ये सारा जो काम हुआ बेटा आपका, ये आपका रिएक्टेंट साइड ही हुआ, किधर, इधर रिएक्टेंट साइड ही हुआ ये काम, क्लियर। आप इस चीज को समझिए। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, एरो से पीछे क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट साइड, ये हम और आप जानते हैं, है ना। और ये क्या है आपका राइट हैंड साइड, विच इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, क्लियर, प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन ये है ना, अब क्वेश्चन ये है कि रिएक्टेंट साइड में आपका ये हुआ, पुराने बॉन्ड टूटे, रीअरेंजमेंट हुआ और एक नया बॉन्ड बना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, न्यू बॉन्ड, या फिर और इसी न्यू बॉन्ड की वजह से एक नया कंपाउंड मिला जिसको आपने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। यहां पे प्रोडक्ट क्या मिला, पानी। तो सर नया बॉन्ड कैसे मिल गया आपको, है ना। अभी आप देखो ना बेटा, पहले वाले बॉन्ड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, लेकिन बाद वाले बॉन्ड में अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये नए बॉन्ड है या नहीं। तो नए बॉन्ड की वजह से एक नया कंपाउंड मिला विच इज वाटर, विच इज व्हाट, यहां पर वाटर, वो जो है आपका नया बॉन्ड है। तो एक केमिकल रिएक्शन में ये तीन बातें होती हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, रीअरेंजमेंट होता है और नए बॉन्ड बनते हैं, और नए बॉन्ड से मिलने वाला प्रोडक्ट कंपाउंड ही प्रोडक्ट है। चलो अब डेफिनेशन को बनाते हैं और समझते हैं क्या हुआ, ये इंटायर प्रोसेस में क्या हुआ आप मुझे बताइए। इट इज अ प्रोसेस, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या बेटा, इट इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, इन विच अ सब्सटेंसेस, है ना। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे एक ही सब्सटेंस हो, ठीक है, वहां पे सब्सटेंस और ऑब्लिक सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज, नॉट फिजिकल चेंज, टू प्रोड्यूस, ठीक है, न्यू सब्सटेंस, टू प्रोड्यूस न्यू substance, here in this case water is the new substance with entire new properties। सर न्यू प्रॉपर्टीज कैसे होगा सर, बेटा जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है रिएक्टेंट से। देखो ना, हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, बनने वाला जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, हाइड्रोजन जलने वाला गैस है, फ्यूल है बेटा, ठीक है, हाईली कंबस्टिबल फ्यूल है, ठीक है, और ऑक्सीजन उसको जलने में सपोर्ट कर रहा है,
कोई भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही कंपोस्ट होगा, लेकिन पानी को देखो वो बुझा रहा है, तो नई प्रॉपर्टीज है। बात समझ में आया क्या? तो आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। होप सो अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक पुराना कंपाउंड जो है वो केमिकली चेंज होकर एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसकी प्रॉपर्टीज पहले से बिल्कुल अलग होगी। यही है केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केमिकल चेंज ही क्या है बेटा, केमिकल चेंज ही क्या है, केमिकल रिएक्शन। होप सो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो मजा आ रहा है। क्लियर? अभी तोड़ फोड़ दोगे? याद रहे आप नोट करना नहीं भूल रहे हैं, सारी चीजें नोट भी करना है। अब आता है जो हमने सीखा है उस पे क्वेश्चन। अब यहाँ पे चूंकि ओके आद्या वन ऑफ माय ठीक है स्टूडेंट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, अब इस चीज को अब हम देखते हैं कि वो क्या कर रही है। आद्या परफॉर्म्स ओके द फॉलोइंग एक्टिविटीज, वो 4 एक्टिविटीज कर रही है। एक्टिविटी नंबर 1 मेल्टिंग ऑफ कैंडल। बेटा मेल्टिंग मैंने पहले ही बताया कन्वर्जन ऑफ स्टेट प्रोसेस है, तो क्या हो जाएगा बेटा सर फिजिकल चेंज होगा। क्या होगा बेटा फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स बेटा अभी बताया क्या होगा केमिकल चेंज। सर कैसे? अभी तो बताया बेटा कि जब आप वैक्स को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, वैक्स भाई C25H52 पैराफिन जो मैंने आपको बताया, तो क्या मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, पानी मिलेगा और साथ ही साथ एनर्जी मिलेगा। साथ ही साथ एनर्जी लाइट भी हो सकता है और हीट भी हो सकता है। तो इट्स ए केमिकल चेंज क्योंकि आपको नए प्रोडक्ट मिल रहे हैं विथ न्यू आइडेंटिटी। वेल डिसॉल्विंग शुगर, बेटा डिसॉल्विंग जो डिसोल्यूशन है ये इट्स ए फिजिकल प्रोसेस है ना। तो फिजिकल प्रोसेस में ये प्रोसेस कैसा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा डिसोल्यूशन है ना। सो डिसोल्यूशन फिजिकल चेंज होता है ना कि केमिकल चेंज। वो आपने 9th में पढ़ा रखा है फर्स्ट चैप्टर में। मैटर इन आवर सराउंडिंग में क्या होता है, हम बोलते हैं कि मैटर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि आप उसको दूसरे मैटर में डालो तो वो उसकी अंदर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। याद आया कुछ KMnO4 वाला? एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हो रहा है। पानी में अगर आप 1 स्पून शुगर क्रिस्टल है ना, अगर आपने कुछ शुगर ऐड कर दिया तो शुगर पानी के हाइट को बढ़ने ऊपर नहीं जाने देगा, वो उस वाटर मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। मतलब शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल से बिल्कुल आइसोलेटेड है। इन लोगों ने कोई केमिकली रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं है ना, वो एज इट इज है। फिर से वाटर को आप डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर दो, फिर से आपको शुगर मिल जाएगा। क्लियर? वेल तो ये एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट हीटिंग शुगर, हीटिंग हीट करना क्या है बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया। हीटिंग शुगर को हीट कर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा C12H22O11 है ना, C12H22O11 सुक्रोज। क्या है बेटा सुक्रोज, यही होता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसको हीट करो। अगर आद्या ने इसे हीट किया तो क्या बनेगा, अगर आद्या ने इसे हीट किया तो उसे मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? अब जाहिर सी बात है, अब हीट करना बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। क्लियर? स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब में अगर उसने हीट किया तो उसको मिलेगा 12 कार्बन है ना। अब यहां पर देखो स्ट्रांगली इन अ ड्राई बोल दिया है तो 12 कार्बन और मिलेगा आपको कितना 11 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा H2O। सर 11 कैसे मिलेगा बेटा, 11 2 22, एक वाटर मॉलिक्यूल को एक ऑक्सीजन लगता है और 2 हाइड्रोजन लगता है। तो बात समझ में आई? ठीक है, अब आते हैं देखते हैं आद्या के इस एक्टिविटीज से क्या क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लासिफाई ईच एज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलो 1 and 3 क्या बेटा फिजिकल चेंज, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फिजिकल में कौन है बेटा 1 and 3 इज व्हाट फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा बेटा 2 and 4 क्या बेटा आपका ये वाला पार्ट क्या है केमिकल चेंज। सो हियर वी हैव 2 and 4 is chemical change. Well, identify which involve a chemical reaction. Of course, chemical change ही chemical reaction है। कुछ याद आया? Yes sir. तो point number 2 and point number 4 मतलब activities number 2 and activities number 4 is a chemical change क्योंकि दोनों में बन रहे हैं नए प्रोडक्ट, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, वेरी गुड। नाउ आइडेंटिफाई जस्टिफाई योर आंसर बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। इसको तो जस्टिफाई किया ही गया है। क्लियर? यहां पर अब इसी चीज को मैं यहां पे ले आता हूं बेटा, ये आपको थोड़ा
इधर दिख जाएगा। कि पहले वाले की बात करें तो हम यहाँ पे कंबस्ट है ना वैक्स से जला रहे हैं। वैक्स का फॉर्मूला होता है C25H52 विच इज वन ऑफ द पैराफिन। क्लियर? ये अभी आप जाओगे कार्बोनेट से कंपाउंड चैप्टर में तो वहाँ पे डिटेल में समझ में आएगा। आपने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया तो आपको ये मिला। तो कहा जा रहा है कि कैसे न्यू सब्सटेंस क्या बना है। तो न्यू सब्सटेंस आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो पहले नहीं थे। अब सिमिलरली सेकेंड वाले की बात करें अगर हम तो ग्लूकोज वाला जो पार्ट है ये वाला भी केमिकल रिएक्शन है। होप सो चीजें समझ में आ रही हैं। क्लियर है? चलो कम टू द नेक्स्ट वन। चलो कम टू द ठीक है। अब यहाँ पे अ मेटल स्ट्रिप इज केप्ट इन अ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, अ मेटल स्ट्रिप। चलो इसको पहले प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अब हम ये समझने के लिए आ गए हैं कि क्या होगा अगर हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है हमारे पास, जो कॉपर सल्फेट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रिस्टल कैसा होता है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो हम इसमें चूंकि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लूइश कलर का है। ठीक है, अब इसी को समझिए जो ब्लू कलर का है इसे ही हमने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही फाइन ग्रैनुलेटेड पार्ट लिया हुआ है, फाइन है ना, पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है। अब इसे हम बनाएंगे एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आपको मैं इस पे वॉश वाटर से इसमें पानी डालना। ठीक है, तो आप देखेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सिर्फ करने क्या वाले हो आप भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया। वेरी गुड। चलो फिलहाल आपको ये समझ में आ रहा है बेटा, नाइस। अब क्वेश्चन है, ये हमारे पास ग्लास रॉड स्टरर जिसे हम कहते हैं, अब हम इसे डिसॉल्व करेंगे, मतलब एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, राइट सी बात है। इसमें आयरन जब अगर मुझे आयरन को डिप करना है, आयरन के जो मेटल ब्लेड्स हैं, ठीक है, अगर मुझे उसे इसमें डिप करना पड़ेगा तो डिप करने के लिए एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, क्रिस्टल में तो डिप होने से रहेगा। तो फिलहाल अभी हम बहुत अच्छा सा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लेते हैं। किस कलर का है? ब्लू कलर का। बहुत अच्छे से समझना। अब हम इसे क्या करेंगे, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और हमने आपके लिए पहले से रेडी करके रखा है, यहाँ पे 2 आयरन के छोटे छोटे शीट्स, ये 2 आयरन के ब्लेड से लेके रखे हमने। ठीक है, इसको हमने पहले से सैंड पेपर से रब कर लिया ताकि ऊपर का जो रस्टेड पार्ट था वो जो है वो मैंने हटा दिया ताकि आपको दिखे कि पूरा आयरन का जो शाइनी सरफेस है वो आपको दिखे। क्लियर? वेल, अब हम इसे क्या करेंगे 2 अलग अलग थ्रेड में टाई कर देंगे क्योंकि मुझे इसको इसमें डिप करना है। क्लियर? वेल, ये हमने एक बनाया और ये हमने सेकेंड बनाया। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। क्लियर? और इसे हम यहाँ पर डिप करने के लिए थोड़ा इतना रखते हैं, ये हमने थ्रेड में बांधा है। हम कॉपर की भी वायर वगैरह यूज कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता, बस समझना है। वेल ठीक है, हमने एक हमारा रेडी कर लिया है। इसके साथ एक एडजेसेंट भी बना लेते हैं, ज्यादा रहेगा तो आपको ज्यादा ऑब्जर्वेशन में आएगा और इजी समझ में आएगा कि किस तरह से आयरन ब्लेड्स, और इसे हम अलग अलग डेप्थ में इस पर डिप करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता डेप्थ पे। और आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और इसके ऊपर कॉपर के डिपोजिशन हो जाएंगे जो कि आपको रेडिश ब्राउन दिखने वाला है। तो चलो थोड़ा समय लगेगा, हम है ना थोड़ा सा इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। वेल, तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आए। जो आपका जो शाइनी सरफेस था आयरन का, चलो उसे चेक करते हैं। तो ये वाला जो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है कौन सा बेटा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसमें हमने क्या किया, एक नेकेड आयरन को इसमें डिप किया। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेगा, मतलब फेरस सल्फेट बन जाएगा। कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा, फेरस, और निकलने वाला कॉपर उसी फेरस सल्फेट का जो आपका ब्लेड है उस पर ही डिपॉजिट है, तो कलर में चेंजेस आएंगे, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो अभी हमें ये चेक करना है। अब आप इसे क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, कैसा दिख रहा है, किस टाइप से आपके ये जो अपीयरेंस आप चेक करो। क्लियर? ये जो आपने अपीयरेंस इसको चेक करो। क्लियर? ये आप चेक कर पाएंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये जो रेडिश ब्राउन कलर जो अपीयरेंस है, दिस वन इज कॉपर की डिपोजिशन है। क्लियर? मतलब फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन बन चुके हैं। तो होप सो अब आपको ये समझ में आ गया। चलो चल के कुछ क्वेश्चन करते हैं। वेल, क्या दिखा था आपको वहां पे, क्या दिखा था बेटा, एक रेडिश ब्राउन आपको दिखा था, है ना। डिपॉजिट जो आपको मैंने दिखाया था वो जो 2 अलग अलग है ना मेटल जो आयरन के जो ब्लेड थे उस पर आपने देखा था, जिसको मैंने धागे में ऐसा डिप करके दिखाया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, वहां पे आपको क्या दिखा, ये डिपॉजिट्स हैं। अब क्वेश्चन है कि ब्लू कलर धीरे धीरे वो फेड्स हो जाएगा, क्योंकि हमने इतना ज्यादा कॉपर सल्फेट इतना ज्यादा लिया ताकि आपको वो डिपॉजिट्स जल्दी मिल जाए। तो वो फेड जो कलर है कॉपर सल्फेट का ब्लूइश कलर, वो थोड़ा देर से जाएगा, या फिर उसमें और भी ज्यादा आयरन के ब्लेड से डालने पड़ेंगे, या फिर कुछ भी आयरन डालना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा है ना फास्ट डिपोजिशन हो और कलर उसके फेड हो। इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से अगर मैं कॉपर निकाल लूं, है ना, वैसे तो मैंने आपको क्या दिया था बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, और अपने पास मैंने इसका बनाया था एक्वस। ऑलरेडी ये बेटा अपने पास पेंटाहाइड्रेट था 5H2O, है ना, और हमने इसे बनाया था एक्वस। क्लियर? अब उसमें हमने क्या डिप किए थे बेटा, उसमें हमने डिप किया था एक मेटल, और मेटल में हमने क्या लिया था बेटा, आयरन। क्या लिया था, आयरन। क्लियर?
तो कहा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज। चलो पहले रिएक्शन को देखते हैं। हमने आयरन को डिप किया था विच इज सॉलिड इन स्टेट, और डिप किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। क्लियर? अब पेंटाहाइड्रेट था अपने पास, और हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने वहां पे ऑब्जर्व किया कि ऐसा होने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। कौन है? सॉरी, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जाहिर सी बात है, एक एलिमेंट जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर की जगह ले लिया, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन। अभी पढ़ोगे आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, जब हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, फिलहाल अभी आप ये देखिए कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो उसकी जगह ले लिया, तो आयरन जो बन गया फेरस सल्फेट बन गया। वो जो मेटल ब्लेड था जिसको हमने सॉल्यूशन से बाहर निकाला था वो फेरस सल्फेट था। क्लियर? लेकिन ये निकलने वाला जो कॉपर है, वो ये जो कॉपर है, ये कॉपर इसके ऊपर एक कोटिंग बनाया। ठीक है, ये जो कोटिंग है बेटा, ये कोटिंग आपने अभी देखा लैब में, है ना, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट जो हो गया था वो वही कॉपर के ही डिपॉजिशन थे उसके ऊपर। क्लियर? वेल, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल चेंज इज दिस? ठीक है, किस टाइप का चेंज था बेटा, फिजिकल या केमिकल? ऑफ कोर्स नया प्रोडक्ट बन रहा है, कलर चेंजेस होंगे। बात समझ में आया क्या? डिपॉजिशन आपको देखने को मिला, तो इस टाइप के, इसको आप क्या बोलोगे? इट इज अ केमिकल चेंज। किस टाइप का चेंजेस था बेटा? इट इज अ केमिकल चेंज। चलो इधर तुम्हारे हाफ मार्क्स सिक्योर हो गए। नेक्स्ट, राइट द केमिकल रिएक्शन। लो, केमिकल रिएक्शन हमने ऊपर में लिखा है, इसी को एज इट इज हम लिख देंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, पूछ रहा है बेटा टाइप। हालांकि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में डिस्कस, नहीं फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करने वाले, क्योंकि थर्ड बैलेंसिंग का हो जाएगा, फोर्थ लेक्चर में वहां पे आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एलिमेंट है, एक है ना, एक एलिमेंट है, वो कंपाउंड में से एक दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्या हो गया बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? कौन सा टाइप का हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन क्या इसने भी किसी को किया? नहीं। मतलब एक मोर रिएक्टिव मेटल्स ने एक दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस किया, इस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट में भी टाइप हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही ने एक को डिस्प्लेस किया। बात समझ में आया क्या? होप सो आपको चीजें समझ में आ रही है। व्हाट एविडेंसेस प्रूव्स इट इज नॉट अ फिजिकल चेंजेस। साफ दिख रहा है, कलर चेंज इन द कलर। किस टाइप के, है ना, किस टाइप के एविडेंसेस चाहिए भाई? और आपको बेटा अभी सेकंड लेक्चर की मैं जो बात कर रहा हूं वहां पे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसी में आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन द कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ये सारे जो अभी आप पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो कलर का चेंज हो रहा है, सो चेंज इज द कलर, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये प्रूफ करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप खुद देखिए, जो ब्लूइश कलर है ना, ये जो कलर आपका ब्लूइश कलर है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो था, जो एक्वेस फॉर्मेट लिए थे, वो धीरे फेड हो जाएगा। और उल्टा आयरन पे जो डिपॉजिट्स हैं वो कैसे हैं? रेडिश ब्राउन। तो ये चेंज इन जो कलर है, ये क्या है ना, ये बताता है कि ये फिजिकल चेंज नहीं है बल्कि केमिकल चेंज है। चलो वेरी गुड। नाउ अब आता है एक रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। क्या ये सही है? चलो चेक करते हैं। पहले तो देख लेते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन कैसा होता है। इसके केमिकल रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, पहले ले लेते हैं बेटा आयरन। चलो हमने ले लिया, ये आयरन है, ठीक है। ये आयरन नेकेड है ना, नंगा आयरन है, नेकेड आयरन है। मतलब है कि हमने इसको नहीं पॉलिश किया है, ना ही इस पे किसी चीज का कोटिंग किया है, ना ही इस पे ऑयलिंग किया है, ना ही इस पे कोई ग्रीस वगैरह डाला है, और ना ही इसका गैल्वेनाइजेशन किया, मतलब जिंक की कोटिंग किया, और ना ही ये इलेक्ट्रोप्लेटेड है। मतलब कोटिंग कुछ है ही नहीं, ये एक नेकेड आयरन है। और इसे हमने, ठीक है, एक्सपोज कर दिया एटमॉस्फेयर में, है ना। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स है और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर।
तो हमने इसको मॉइस्चर में, याद रखना सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा तो वो रस्ट नहीं होगा, सिर्फ वाटर रहेगा तो नहीं होगा, बात समझ में आ गया। तो क्या किया हमने इसको मॉइस्चर में, है ना, छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद क्या देखा, क्या मिला कि ये रस्टेड हो गया, है ना, ये कोरोड हो गया। क्यों? ये कोरोजन एक प्रोसेस है। कोरोजन क्या बेटा? एक प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, स्लोली ईटिंग ऑफ द मेटल्स हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना, केमिकल रिएक्शन, तो आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल हम लोग ये पढ़ रहे हैं रस्टिंग आयरन। तो अब आयरन जो होगा बेटा यहाँ पे Fe2O3 और, है ना, H2O बना है, ठीक है। ये आपका क्या है सर? यही तो रस्ट है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? रस्ट, ठीक है। ये रस्ट एक नया कंपाउंड बन गया, बहुत अच्छी बात है, एक नया कंपाउंड बन गया। चलो अब इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आयरन को लेंगे, तो आयरन ले लेते हैं 4। ऐसा क्यों किया सर आपने 4 क्यों लिया? क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन इवन नंबर चाहिए था, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बेटा 6 ऑक्सीजन, ये आपका हो जाएगा 6 ऑक्सीजन, और x नंबर ऑफ वाटर ले लो, तो यहाँ पे भी आपका x नंबर ऑफ वाटर, ये हो गया आपका रस्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है ना, असर्शन में है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लियर। अच्छा, और दूसरी चीज कलर भी बदल रहा है। दूसरी चीज क्या है बेटा? इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है आपको, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, सेकेंड ये कह रहा है रस्टिंग इज रिवर्सिबल। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर किसी चीज पे रस्ट लग गया है तो आप उसको सैंड पेपर से जब आप निकालोगे तो ऊपर वाला ये पूरा पार्ट निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन और वाटर निकल जाएगा। रस्टेड वाला पार्ट मतलब वो आयरन का जो नया कंपाउंड बना है फेरिक ऑक्साइड, है ना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, वो पूरा निकल जाएगा। अंदर जो बचेगा वो नया फ्रेश आयरन होगा। तो रिवर्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इससे वापस से आयरन निकाल लो, क्लियर। सो वैसे भी मैंने आपको बताया था कि केमिकल चेंज यूजुअली क्या होते हैं बेटा? इररिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? इररिवर्सिबल। और ये कह रहा है रीजन में क्या कहा जा रहा है? रस्टिंग इज रिवर्सिबल बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से आप रिवर्स नहीं कर सकते, क्लियर। तो अभी एक रॉन्ग हो गया। क्या हो गया बेटा? ये आपको गलत हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि assertion is true, assertion is true, बात सही है। but the reason is false। रीजन क्या बेटा? रीजन जो है वो आपका फॉल्स है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर, सारी चीजें समझ में आ रही है, वेरी गुड। चलो अब आता है नेक्स्ट पार्ट, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट, इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है, उसके बाद फिर हम आपको ये सेकंड लास्ट पार्ट लेंगे, ठीक है। इससे करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हम आपको लैब में लेके चलेंगे और फिर वहां पे देखेंगे इसमें क्या करना है। देखो कहा जा रहा है कि यू आर गिविंग 2, है ना, व्हाइट पाउडर दिया गया है, सोडियम क्लोराइड जो NaCl है बेटा, है ना, जिसको आप बोलते हो टेबल सॉल्ट, ये भी आपको व्हाइट कलर का है पाउडर, है ना। और बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसे क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट्स, यही है। वेल अच्छी बात है, ये दोनों ही, है ना, व्हाइट है। वेल कहा जा रहा है कि दोनों को हीट किया गया, तो फर्स्ट वाला जो A है ना, शोज नो चेंज, उसने कोई चेंज नहीं दिखाया। नो चेंज मतलब फिजिकल चेंज, नो चेंज मतलब फिजिकल चेंज, ठीक है। जबकि बी वाले जो हैं, जो बी है आपका बी, वो क्या बता रहा है? प्रोड्यूसेस अ गैस, वो एक गैस बना रहा है, क्लियर, दैट टर्न्स लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अपने लैब में दोनों है, एक पहले से भी बना के रखा है हमने और एक हम आपके सामने बनाएंगे भी, ठीक है। उसे वो किस कलर में कन्वर्ट कर देता है? मिल्की में। मतलब निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर से मिलाएंगे तो एक मिल्की कलर का अपीयरेंस होगा, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, वो स्लेक्ड लाइम होगा। चलो इसको लैब में पहले करते हैं, फिर इधर आके क्वेश्चन करेंगे। वेल तो अब हम वापस से आ गए लैब में ये चेक करने के लिए इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा वाली बात। ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो यही आपका बेकिंग सोडा। अब हम इसे चेक करेंगे कि बेकिंग सोडा को किस तरह से हमें रिएक्शन में लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, जिसका इफर्विसेंस बनेगा, और उसी बबल्स को फिर हम टेस्ट कर पाएंगे यूजिंग लाइम वाटर। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया ये एंड वन इज स्पैचुला। अब स्पैचुला से हम निकाले, यहाँ पे आपको पाउडर फॉर्म में आपको मिल रहा है क्या बेटा?
ये जो है आपको, चलो ठीक है, फिलहाल अब हम ये पे ले लेंगे यहाँ पर, ये है बेटा एक डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं आपको, है ना, पाउडर्ड, एक्चुअली बेकिंग सोडा है, हाँ वही जिससे हम केक बनाते हैं, है ना, जो बेकरी में यूज़ किया जाता है। वेल क्लियर, अभी हम इतना ले लेते हैं ताकि रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। क्लियर, अभी हमने लिया है। अब मैं होना तो क्या चाहिए, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो क्या होगा। अगर मैं इस बेकिंग सोडा को डायरेक्टली हीट करूंगा तो ऑफकोर्स वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, मतलब ओपन एयर में इसको हीट करना है, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे। क्लियर, लेकिन निकलने वाला गैस बहुत कम होगा, मतलब वो टेस्टिंग के लिए बहुत टाइम जाएगा। समझ में आएगा। तो हमने आपको वही बस थोड़ा सा एक अलग तरीके से बता रहा हूँ कि गैस इवोल्यूशन जो होगा गैस का वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो हमने लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज, अब आपको मैं थोड़ा इधर सैंपल रख के दिखा दे रहा हूँ। क्लियर, सो हियर वी हैव डिस्टिलेशन फ्लास्क और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं क्रिस्टल फॉर्म ऑफ, क्लियर, ये है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। होप सो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। वेल अभी ये क्रिस्टल फॉर्म में है, तो हमने क्या अरेंजमेंट करके रखा है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाइल्यूट एसिड, क्लियर, पहले तो हम क्या करना है, हम पहले पानी ले लेंगे थोड़ा, क्लियर, और एसिड, एक डाइल्यूटेड एसिड यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसका थोड़ा इसमें एडिशन करेंगे। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक होता है। वेल और इसमें थोड़ा इसको और ज़्यादा थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं। वेल होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ये हमारे पास क्या है बेटा, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसमें चूंकि हमने पानी ऐड किया है। चलो अब इसे हम यहाँ पे रिजर्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कैसे टेस्ट करेंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो चूंकि बबल्स फॉर्म में निकलेगा तो उसको हम लोग इफरविसेंस कहते हैं, लेकिन टेस्ट कैसे करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही कैसे। इसके लिए हमारे पास पहले से ही प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है। आप चाहो तो इसे बना भी सकते हो, हम आपके सामने दोनों ही लेके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हम ले लेते हैं एक जो प्रिपेयर्ड है हमारे पास लाइम वाटर, ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है। तो अब आप इसे कैसे, तो यहाँ पे अभी हम एक प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ले रहे हैं, तो ये हमारे पास एक प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, ठीक है बेटा। चलो ये हमने एक प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ले लिया, ठीक है, जो कि हमारे पास पहले से प्रिपेयर्ड था, लेकिन आप चाहो तो इसे बना भी सकते हो, तो हम आपको बनाना भी सिखा देते हैं, आप वो भी समझ पाओगे। तो ये प्रिपेयर्ड वाली को रखते हैं साइड में, और ये हम लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, अभी आप समझ लो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, अब इसमें हम अगर वाटर मिला देंगे तो देखो क्या होगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड है और इसे हम वाटर इसमें यूजिंग स्पैचुला वी हैव टू, ये कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत लाइट इन वेट होता है, तो ये हम ले रहे हैं बेटा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर। तो इसे हम लैब में बना रहे हैं लाइव वाटर, दोनों ही मैं आपको सेम टेस्ट करके दिखाएंगे, आपको दोनों ही समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी चूंकि पाउडर फॉर्म है कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर, तो लाइव वाटर लेने के लिए क्या लेना पड़ता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हमने लिया हुआ है, क्लियर, ये जो हमने लिया हुआ ये क्या है, ये आपका प्रिपेयर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, COH होल्ड वाइज, और ये वाला जो है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वेल और अब हम यूज करेंगे इसमें पानी। तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर उसमें पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा प्रॉपर्ली मिक्स कर देते हैं। अब आप ये कहने वाले हो सर आप इसके कलर को देखो और इसके कलर को देखो, दोनों में कितना फर्क है। ये जो आपने पहले से प्रिपेयर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर, ये पहले से कितना कलरलेस है, मतलब ये कलरलेस है। इसका थोड़ा सा कलर देखो, ये थोड़ा सा आपको कैसा अपीयरेंस दे रहा है, मिल्की दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये भी वही है जो हो, बस इसे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे फिल्टर करेंगे पर यूजिंग कोनिकल फ्लास्क एंड फिल्टर पेपर, क्लियर, एंड फिल्टर पेपर। तो ये हम रेडी कर लेते हैं अपना। वेल तो ये हमारे पास फिल्टर पेपर हो गया और इससे हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको भी वैसा ही लाइम वाटर मिलेगा जो अभी हमने लैब में बनाया है और जो हमारे पास पहले से बना हुआ था। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये जो आपने बनाया है, अब आप इसे, ठीक है, स्लोली अब इसे पास कीजिए, तो आपको जहाँ जो मिलेगा वो आपको वही मिलेगा जो लाइम वाटर वो है, ठीक है। हमें दोनों ही वही चाहिए होते हैं। अब आप देखेंगे ये जो मिलने वाला है, ये दोनों ही के कलर ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों ही कलरलेस है। बात समझ में है क्या, क्लियर। और फिर हम दोनों ही पे टेस्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। चलो हो जाओ जल्दी, ठीक है, इसे होने देते हैं यहाँ पे साइड में। और चलो अब आता है, ये हमारे पास क्या था, जल्दी बताओ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में अब हम यूज करने वाले बेटा क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन ये था कि सर आपने कहा है कि इसे हीट करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बट अभी चूंकि हम हीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ देते क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा हीट करने के बाद, और प्रोसेस स्लो है, क्लियर। इस वजह से वहां पर जो आपको क्विक रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने क्या ऑल्टरनेटिव किया है, हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट में अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत फास्ट इवोल्यूट होगा, है ना, जो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वो बहुत फास्ट होगा, और उसी जो गैस निकल रहा होगा उसे ही हम डायरेक्ट कर देंगे, है ना, इसे ही हम
यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये जो लाइम वाटर है इसके पाथ में से डाल देंगे। आप देखो कि यहाँ पर से बबल्स निकल रहा होगा और इस कलरलेस लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो चलो फिलहाल हम इसके इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। इसका ये जो नेक पार्ट है, ये जो है ना, ये नेक पार्ट है, इसको हमने ब्लॉक कर दिया। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है और यहाँ पर से ये गैस निकलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप इससे मिल के लो, ठीक है। सो रिएक्शन थोड़ा विगरस होने वाला है और आप निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट करने वाले इस जगह। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं बेटा? ये तो पूरे इस लाइम वाटर को क्या कर देगा? मिल्की कलर का कर देगा। अब आप देख पा रहे हैं, तो जो आपका कलरलेस लाइम वाटर था वो अब स्लेक्ड लाइम बन गया है, मतलब सोडियम कार्बोनेट। चलो ये आपको दिख रहा है? वेरी गुड। तो ये हमने पहले से ही प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया था। अब हम ये वाला लेंगे जो अभी हमने फिल्टर किया, जो हमने अभी बनाया कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालकर। क्लियर? एक काम करते हैं, इसमें और चूंकि एसिड है इसमें थोड़ा सा हम कार्बोनेट से डाल के देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से पहले से हमने फ्लेक्स रेडी रखा है। सो लेट टेस्ट इट। क्लियर? सो अभी रिएक्शन हो जाएगा आपका फास्ट। तो हमने क्या डाला? बेकिंग सोडा डाला और जो अभी हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारा जो लाइम वाटर है उसे हम टेस्ट करेंगे। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारा लाइम वाटर है उसे टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए अभी हम वापस से इसमें क्या करें, बचा हुआ जो डाइल्यूट एसिड है वो भी इसमें डाल देते हैं और ऐसा करने के बाद इसे हम ब्लॉक करेंगे और निकलने वाले गैस को इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर जो कि कलरलेस है उसमें टेस्ट करेंगे। मतलब लाइम वाटर आप खुद से भी बना सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालना है, बन गया, और उससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास हुआ और अगर लाइम वाटर मिल्की कलर में है ना कन्वर्ट हो जाता है तो ये कंफर्म करता है कि क्या कंफर्म करेगा बेटा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। होप सो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने दोनों ही एक पहले से प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया था, एक हमने आपके सामने प्रिपेयर किया, दोनों में टेस्ट किया, दोनों में सेम रिजल्ट आया और इससे आपको आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं वापस से। तो क्या देखा बेटा आपने ये देखा। क्लियर? देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चेंज इन बोथ केस। फर्स्ट वाले में ये किस टाइप का चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज। ये किस टाइप का चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज। ठीक है। और ये किस टाइप का चेंज है? ये आपको होगा केमिकल चेंज। लेकिन दूसरे वाले को मैं समझाता हूं। पहले हमने लिया बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा और इसे हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे हीट किया गया और हीट करने के बाद ये क्या बना वो जानना जरूरी है। हीट करने के बाद बना बेटा ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और बना H2O और भी बना, ठीक है, और बना ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो अब वही चीज कहा जा रहा है, एक गैस बना रहा है। तो ठीक है, मैं थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। क्लियर? तो अब मेरे को बताओ क्या बोल रहा है, किस टाइप का? तो नए प्रोडक्ट बन रहा है। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा बेटा? ये एक केमिकल चेंज है। तो मैं इधर लिख देता हूं इट्स अ केमिकल चेंज। दिस वन इज द फिजिकल, दिस वन इज द केमिकल। चलो क्लियर है बेटा? वेरी गुड। राइट द केमिकल इक्वेशन। लो, केमिकल इक्वेशन इधर लिखा हुआ था, हम इसे ही कॉपी कर देते हैं। ये आपके पास क्या बन गया बेटा? केमिकल। बस थोड़ा बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन बोला है, तो हम यहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं भूलेंगे। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ये आपका बन जाएगा। वेल, CO3 है वो आपका काम हो जाएगा उधर से। अब क्वेश्चन ये है, क्लियर? यहाँ पर से अच्छे से समझिए, बैलेंस हो गया। अब आता है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने आपसे यही कहा, जो आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ लेक्चर होगा वहां पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ाओगे? सेकेंड लेक्चर में पढ़ाऊंगा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, थर्ड में पढ़ाऊंगा बैलेंसिंग और फोर्थ में पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे थोड़ा बहुत आइडिया लेना बुरा नहीं है। एक ही कंपाउंड टूट रहा है दो या दो से ज्यादा में, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? डिकम्पोजिशन, है ना। इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन है। अब डिकम्पोजिशन के भी अलग अलग टाइप है, क्योंकि डिकम्पोजिशन जितना रिएक्शन होता है सबके सब ऑलमोस्ट एंडोथर्मिक है, मतलब सब में एनर्जी कंज्यूम होगा, एब्जॉर्ब होगा। अब टाइप ऑफ एनर्जी, किस एनर्जी का कौन सा फॉर्मेट है, उस बेसिस पे डिकम्पोजिशन के अलग अलग हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कौन सा एनर्जी लग रहा है? हीट एनर्जी। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हो जाएगा बेटा? सर ये हो जाएगा थर्मल
डिकम्पोजिशन। अगर पानी को तोड़ोगे तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड को तोड़ोगे धूप में खड़े रहकर तो फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। तो डिकम्पोजिशन है, मतलब डिकम्पोजिशन में होता ही है कि एक, दो या दो से ज्यादा में टूट रहा होता है। वेल, व्हाई इज गैस क्यों इवॉल्व हो रहा है? व्हाई इज गैस इवॉल्व, है ना? ओके, व्हाई इज गैस इवोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस ऑफ केमिकल चेंज? क्योंकि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है ना? इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इस रिएक्शन में क्या मिल रहा है बेटा? CO2। इस रिएक्शन में क्या मिल रहा है? CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। अब ये CO2 गैस को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे? कैसे टेस्ट क्या करेंगे? अभी आपने देखा नहीं है ना? हमने आपको बताया था कि लाइम वाटर में पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने आपको करके भी दिखाया, दोनों ही मिल्की कलर का हो गया था। क्लियर? तो हमने तो आपको दोनों ही बताया है ना, दोनों ही बताया। कैसे बताया सर? क्या दोनों बताया बेटा? एक तो हमने बताया कि हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो लाइम वाटर था, और एक हमने कैसे बनाया था? कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर में डाल दिया था पानी, और आपके सामने इसको, है ना, देखो फिल्टर पेपर से वो जो फनल में हम लोग जो यूज किए थे, ठीक है, तो वहां पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला, और फिर इसको जो हम फिल्टर करके बनाए थे, तो एक तो ये हमने बनाया था, क्लियर? एक तो हमने ये बनाया था कैल्शियम। तो ये दोनों ही केस में क्या बेटा? लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद COH ट्वाइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास किया, तो ये एक मिल्की मतलब क्या था बेटा? वो एक प्रोडक्ट है। क्या है वो? कैल्शियम कार्बोनेट, और इससे बना वाटर। तो ये जो मिल्की व्हाइट कलर का है, यही कंफर्म करता है कि जो गैस निकल रहा है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर, एकदम क्लियर है बेटा। वेरी गुड। याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है, और ये जो है बेटा क्या है? स्लेक्ड लाइम। बहुत अच्छे से समझना। कैल्शियम जो पार्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आप बना भी सकते हो। बनाने का तरीका मैंने अभी आपको करके दिखाया है, तो उससे चीजें ज्यादा रिलेट हो रही हैं। वेल, एंड इस लेक्चर का ये लास्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में क्या है? लास्ट स्लाइड में क्या है? ड्यूरिंग ए साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, ड्यूरिंग ए साइंस एग्जीबिशन, टू स्टूडेंट्स, दो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, ओके, मेक द फॉलोइंग क्लेम्स। स्टूडेंट 1 ये कह रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज ए केमिकल चेंज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है, अगर ग्लास टूट जाएगा तो कुछ नया बनेगा? नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये बस उसके पीसेस हो गए, उसका शेप बदल गया, और चेंज इन द शेप इज नॉट ए केमिकल चेंज, इट्स ए फिजिकल चेंज। तो ये गलत बोल रहा है, क्लियर? तो ये कौन सा चेंज है बेटा? ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। चलो, बिकॉज द शेप और चेंज इन द शेप इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज। वेल, स्टूडेंट 2 कहता है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिकल चेंज। क्या बात करते हो, ये हो गया आपका, दोनों उल्टा बोल रहे हैं। ये क्या, कौन सा चेंज है बेटा? केमिकल चेंज। चलो, बिकॉज इट अकर्स इन प्लांट। अरे बेटा, कोई भी चेंज हो, चाहे वो प्लांट में हो, एनिमल्स में हो, आर्टिफिशियली हो, नेचुरल हो, कुछ भी हो, अगर वो न्यू प्रोडक्ट बना रहा है विथ न्यू आइडेंटिटी के साथ, हम इसे कह देंगे केमिकल चेंज। क्लियर? तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट बोथ द स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट को हमने इवैल्यूएट किया, हमने बता दिया कि किसमें है। करेक्ट द इनकरेक्ट कंसेप्ट। इनकरेक्ट तो फर्स्ट वाला तो समझ में आ रहा है ना, कि चेंज इन द शेप इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज। एंड सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा? वाई? बिकॉज, है ना, इसमें क्या हो जाएगा अभी समझो। तो फर्स्ट सेकेंड वाले में क्या होगा? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है एटमॉस्फेयर से, वाटर ले रहा है सॉइल से, लाइट के प्रेजेंट में, है ना, लाइट के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस होगा, तो बनेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस में नए प्रोडक्ट बन रहा है, इट्स ए केमिकल चेंज। अनदर लास्ट वन, ओके, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फोरियर दैट वी हैव डन। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। लिस्ट 2 क्राइटेरिया दैट क्लियरली डिफरेंशिएट फिजिकल एंड। हमने इसको बहुत डिटेल में इसी लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड लेक्चर हम फिर कल लेके आएंगे वापस, वही प्रैक्टिकल, वही डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, ताकि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो एकदम पीक पे रहे। जब तक के लिए टेक केयर।